चलिए देखिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मतलब एक निःशक्त बच्चा है, जिसे आप कहते हो दिव्यांग बच्चा, उसको समेकित शिक्षा के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य जो निःशक्त बच्चों के लिए एक प्रकार से अवसर उपलब्ध करा सकती है। तो सबसे बेटर कौन मानेगा? मुक्त विद्यालय मानोगे, कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, की नियमित विद्यालय, या विशेष शिक्षा? क्या यहाँ पर आप मानेंगे? इसको बताइए। ए, अच्छा, नियमित विद्यालय। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी मान रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पर ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसको माना जाएगा। बहुत बढ़िया। कि जो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा में, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में केंद्रित करने के लिए निःशक्त बच्चों का अगर सबसे अच्छा एजुकेशन उपलब्ध कराने की अगर कोई बात है तो वह है जिसको आप कहते हैं रेगुलेशंस, या एक प्रकार से नियमित, है। तो नियमित विद्यालय वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, मतलब जो चीज़ें रह जाती हैं सीखने में, जो समस्याएं, तो उनका निदान करने के बाद क्या होना चाहिए? कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, कि शिक्षार्थियों को अभिभावक की उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए, कि समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, कि सघन अभ्यास कार्य करना चाहिए? यहाँ पर बताइए कौन सा सही जवाब होना चाहिए? बताइए सबसे अच्छा जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ओके, नहीं, सघन का मतलब एक प्रकार से अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सघन का मतलब होता है कि एक प्रकार संघर्ष वाला कार्य, संघर्ष अभ्यास करना, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर सुनिए, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे सामने कि उपचारात्मक कार्य, ठीक है। और जो उपचारात्मक कार्य होता है वो शिक्षण, एक प्रकार की शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में देखो, अगर मैं आपसे बात करूं उपचारात्मक कार्य के बजाय आपको अगर लिख देता है अनुदेशात्मक, क्या लिख देगा? अनुदेशात्मक लिख देगा, हाँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। अनुदेशात्मक का मतलब भी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो उपचारात्मक कार्य का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है, उपचारात्मक पार्ट ही माना जाएगा ये। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो यूज़ में लाई जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी समय से, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है ना ये उपचारात्मक। और जब वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है उपचारात्मक, तो उसका नाम भी रखा गया है अनुदेशात्मक भी, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रविधि, परीक्षण, निरीक्षण, वार्तालाप के आधार पर जो भी शैक्षणिक दृष्टिकोण होता है वो पिछड़े व कमज़ोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए होता है। और यहाँ पर प्रश्न क्या था? निदान। और निदान आप जानते हैं किसी चीज़ का या तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका वो होगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली जो कठिनाई है ना उसका पता लगाता है उपचारात्मक। या अनुदेशात्मक भी उसी चीज़ को आप कह सकते हो। छात्रों की जो हीन भावना होगी उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है वो उपचारात्मक है। जो उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया होती है वो अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो मान लीजिए कभी प्रश्न बन जाए आप लोगों से कि बताइए जरा उपचारात्मक शिक्षण में अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाता है, तो अनुदेशात्मक दे देगा वहाँ पर ऑप्शन में। तो वह अनुदेशात्मक आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यही है आपका सुमंत जी, और इसमें कुछ है नहीं। गुलाम मिर्ज़ा सर ज्वाइन कर रहे हैं भाई। हाँ मिर्ज़ा सर, हाँ चलिए मिर्ज़ा सर, अभी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इस प्रश्न का जवाब था ये कि उसके निदान के बाद कौन सी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तो यहाँ पर सुमन सर ने बताया है सी। और उपचारात्मक का जो तरीका होता है वो छात्रों की त्रुटियों को
त्रुटियों को हमेशा सत्य करने की बात करता है, मतलब वहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है त्रुटि आई हुई है, तो उस त्रुटियों को सही करने की बात करता है। तो यह एक प्रकार का उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तो उपचारात्मक कार्य जो होता है वो बेसिकली वाचन में एक अहम भूमिका निभाता है। वाचन, आप ध्यान सुनिएगा, वाचन में, या वाचक भी कह सकते हो आप, या तो सिंपल लैंग्वेज में आप कहिए पाठन सबसे बढ़िया है, पाठन समझ में आ रहा होगा, है ना, पाठन, ठीक है। और लेखन सबसे अच्छा लग रहा है ऑप्शन, तो लेखन भी आपका यहाँ पर काम आएगा। उच्चारण, उच्चारण में भी सबसे अच्छा काम आएगा आपका। और अंक गणितीय में भी ये जो उपचारात्मक कार्य देख रहे हैं ये भी काम आता है। तो विद्यार्थी को सीखने की जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद अनुदेशात्मक कार्य होता है, और उसी अनुदेशात्मक कार्य को कहा जाता है उपचारात्मक कार्य। मैंने इतनी सारी चर्चा कर दिया है फैक्ट पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है गुलाम सर। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए सुमन सर। हाँ बोलिए। प्रश्न देखिए आपके सामने, ये प्रश्न नंबर 73 है। ओके, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए जरा, कह रहा है आपकी कक्षा का एक छात्र हमेशा, देखो मैं सारा प्रश्न जो है ना स्पेशल एजुकेशन का है यहाँ पर, और एक छात्र हमेशा कक्षा में पीछे बैठता है। मैंने करवा तो नहीं रखा क्या आप लोगों को, और वह शाम पर ठीक से नहीं देख पाता है, तो वह पीछे बीच में खड़ा बैठा। हो चुका है क्वेश्चन की दोबारा रिपीट हुआ है, ना। चलिए अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बच्चे के बीच में खड़ा मतलब यहाँ पर खड़ा होता है और आगे आता है और कार्य को लिखता है, और उसके ऐसा करने के पास के छात्र जो परेशान होते हैं, तो इसका रवैया का कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो रवैया का कारण होगा या आपका होगा कि वह ध्यान से नहीं देख पाता है, और वह ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पर, ठीक है, तो वह पढ़ाई में कमज़ोर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, इसका देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी और बर्फ़ के अंतर को सिखा, देखो ये भी मैंने बता चुका हूँ यार, मैंने शायद आप लोगों को 80 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये करवा चुका हूँ, हाँ 80 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, है ना, मैंने आप लोगों को 80 क्वेश्चंस करवा रखा हूँ, है ना, 80 क्वेश्चंस। और 81 के आगे आप देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता या वैयक्तिक विभेद के कारण पिछड़े बालकों को शिक्षक निम्नलिखित उपाय से सहायता कर सकता है। बताइए जरा, वैयक्तिक विभिन्नता में ऐसा कौन सा कारण है जहाँ पर पिछले बालकों को शिक्षक के लिए एक उपाय की बात हो रही है। तो सूक्ष्म शिक्षण होगा कि निदानात्मक व उपचारात्मक होगा, कि दल शिक्षण होगा कि सरल शिक्षण होगा, क्या यहाँ पर सही माना जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे अच्छा उपचारात्मक है और निदानात्मक शिक्षण है, सबसे अच्छा है ना। और मैंने आपसे इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता और विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करती है। क्या करती है? सफलता प्रदान करती है। और ये प्रश्न अभी मैंने 72 जो क्वेश्चन नंबर था वहाँ पर जिक्र किया था आप लोगों से, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। व्यक्तिगत विभेद के कारण जो पिछड़े बालक हैं उन बालकों को शिक्षक में जो सहायता सबसे अच्छा मिलेगा, उपाय अगर माना जाएगा तो वो निदानात्मक होगा, उपचारात्मक होगा। उपचारात्मक ही क्यों? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण विधि खोजने का प्रयास करती है। यही कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में हम पिछड़े बालकों को शिक्षण देने के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा सहायता मान सकते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक को मान सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उपचारात्मक शिक्षण जो होता है अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सुमन सर, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 82 की निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता की बात देखो, ये साइकोलॉजी से प्रश्न है और अप्लाइड प्रश्न है, ठीक है। कुछ प्रश्न है आपको साइकोलॉजी भी मिलेंगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने में अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बी कहता है कि विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना चाहिए, कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना चाहिए, कि अच्छी शिक्षा को व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण होना चाहिए।
तो ज़रा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर है और आप देख रहे होंगे, और प्रश्न नंबर इसका जो सही जवाब होगा 82 का, ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी। देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, जहाँ कभी आपको ऑप्शन में केवल मिले प्रत्येक मिले वो गलत हो जाएगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से चलना है आपको। तो ज़रा मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण की बात कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। तो प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का अवसर अगर आप देंगे तो सबसे एक अच्छा तरीका, मैंने ट्रिक और बताया था कि अवसर जिस ऑप्शन में मिले और जिस ऑप्शन में अनुभव मिले उसको आप आंख बंद करके कर देना, किसी ऑप्शन को मत करना। मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ 110% कि आपका वह ऑप्शन सही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएंगे, निगेटिव वाले ऑप्शन है। और एक प्रश्न देखो स्पेशल एजुकेशन से, स्पेशल एजुकेशन पीआरटी वाले, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से उपाय बताओ कौन कौन से किया जाता है, बताइए जरा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए उपाय। देखो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। संतोषी लाल जी, ओके, संतोषी लाल जी आ गए भाई, ज्वाइन कर गए हैं क्लास को। चलिए तो यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर अगर आपने बताया है, यहाँ पर पहली बात तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा, तो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते कौन ये जान लीजिए पहले। अच्छा आप तो जानते भली भांति तरीके से, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से AAMR की परिभाषा बताया है, ICT 10 के अकॉर्डिंग, ICT 4 के अकॉर्डिंग परिभाषा बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ कि मंद बुद्धि बालक कहते किसे हैं। ऐसे बालक को बोला जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। 70 से कम होती है यानी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे से, जो कहलाते हैं जो 70 to 90 के बीच में आते हैं, लेकिन 90 से 110 के बीच में सामान्य लोग आते हैं, जैसे हम लोग होते हैं। मंद बुद्धि बालकों में पढ़ने लिखने व समायोजन करने में उनको कठिनाई होती है। किसी विद्वानों ने कहा है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 85 से कम होती है वो भी माने जाते हैं मंद बुद्धि में। 80 से 85, देखो 90 तो आया नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या हैं, एक प्रकार से मंद बुद्धि की कैटेगरीज में आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके अगर मैं बात करूं तो इनके मंदबुद्धिता का जो कारण बनता है, मैंने आपको वंशानुक्रम बताया है, सांस्कृतिक कारण बताया है, जो छूत बीमारियां हैं उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप लोगों को, है ना, कहीं ना कहीं ऑप्शन में। तो कौन कौन से कारण होते हैं जैसे ये जानना जरूरी है। वंशानुक्रम हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, छूत जैसी बीमारियां हैं ये भी, और ग्रंथि संतुलन के बारे में बात। अच्छा छूत का मतलब एक प्रकार से इन्फेक्शन वगैरह भी एक प्रकार से रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पे मंद बुद्धि होने का कारण, तो जन्म के बाद का जो कारण हो जाएगा वो छूत की बीमारियाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ग्रंथीय असंतुलन हो जाएगा, शारीरिक आघात हो जाएगा, नशीली पदार्थ हो जाएगी, माता पिता की आयु हो जाएगी, पारिवारिक वातावरण हो जाएगा, शैक्षिक वातावरण हो जाएगा, अपरिपक्व जन्म हो जाएगा जिसको कहते हैं प्री नेचुरल बर्थ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मदर्स इन्फेक्शंस डिजीज़ हो जाएगा जिसको आप बोलते हैं माँ के संक्रमण रोग को लेकर, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक प्रकार के मंद बुद्धि बच्चे का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन प्रश्न आप सबके सामने ये है कि उनका उपाय कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो प्रश्न में सबसे सरल है, सबसे आसान है। तो आप लोग कह रहे हैं शायद विशेष शिक्षा को लेकर, आई थिंक, तो मैं आपको बता दूं विशेष शिक्षा यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा और ना ही विशेष कक्षाएं सही जवाब होगी। एक मिनट, संबंधित पाठ्यक्रम भी सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर की बात नहीं किया है अप्लाइड प्रश्न के हिसाब से। उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। देखो यहाँ पर मंद बुद्धि बच्चों के बारे में अगर उपाय के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर ए और बी दोनों को सही मानिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पर्टिकुलर अगर मैं इसलिए स्पेशल एजुकेशन को हटा दिया कि बेसिकली हालांकि ये केवल पर्टिकुलर मंद बुद्धि बच्चों के लिए है, लेकिन अगर समावेशित या समेकित एजुकेशन दिया जाए तो सबसे अच्छे से बच्चे सीख सकते हैं। मैं सोचा ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा, लेकिन नहीं है ऐसा। अगर होता तो उसको आप मानते समेकित वाला, लेकिन यहाँ पर विशेष शिक्षा है और विशेष कक्षाएं हैं, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मानेंगे। यहाँ पर दोनों सही माने जाएंगे, ए और बी दोनों माने जाएंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे जी 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 सुमन सर जी बिल्कुल बहुत सही, बढ़िया।
और आपको बता दूं समेकित एजुकेशन जो होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे अच्छा माना जाता है ना, ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए। तो बेटर यहाँ पे दे रखा था कि भाई विशेष शिक्षा वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई सुमंत सर और संतोषी सर, बताइए। चलिए भाई, अच्छा नहीं है, गुलाम सर होंगे, चलो अच्छा ठीक है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। अच्छा कोई भी नहीं है, चलो ठीक है, एक और प्रश्न ले लेते हैं। परिपक्वता तथा बुद्धिलब्धि बालक के निम्नांकित विकास का कारण क्या हो सकता है? देखो मैच्योरिटी की बात हो रही है, प्रश्न को समझिए अच्छे से। मैच्योरिटी और मंद बुद्धि बालक में जो है निम्नलिखित विकास का कारण क्या हो सकता है, उसका कारण बताना है आपको परिपक्वता का। देखो संवेगात्मक भी है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है और उसके बाद नैतिक भी है। लेकिन परिपक्वता और बुद्धि लब्धि, जिसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हो, तो उनके बालक के विकास का जो मुख्य रूप से अगर कारण अगर कोई माना जाता है तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा मानसिक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आईक्यू लेवल जो है मानसिकता से ही संबंधित है, इसलिए आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। ठीक है, मानसिकता से ही। ठीक है, इसकी आपने फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, सूत्र पढ़ा होगा, IQ = MA/CA × 100 करके, जो जर्मन के द्वारा दी गई थी 1916 में, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अब, और यहाँ पर ये प्रश्न है आपके सामने ये कि व्यक्तिगत विभेद। अब देखो ये यहाँ पर प्रश्न साइकोलॉजी से व्यक्तिगत विभिन्नता से है कि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है। मैंने आप लोगों को एक नाम बताया था, फ्रांसिस गाल्टन, अगर याद होगा तो। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो फ्रांसिस गाल्टन का नाम पढ़ा रहा था उस दौरान। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता में, अगर किसी व्यक्ति ने अध्ययन किया है सर्वप्रथम, तो वह नाम आता है फ्रांसिस गाल्टन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी क्लासेस भी दे रखा हूँ। तो फ्रांसिस गाल्टन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, पक्का, डेफिनेटली श्योर है। तो व्यक्तिगत भेदों का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, बहुत बच्चे कार्ल जुंग को लगा के चले आते हैं, गलत हो जाते हैं वो ऑप्शन। व्यक्तिगत, अच्छा कार्ल जुंग उन्होंने एक अंतः संबंध के बारे में बताया था और एक बहिर संबंध के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सील गुण थे, वहाँ पर चर्चा उसने किया था कार्ल जुंग ने। ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्यों आता है उसका नाम वहाँ पर। एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है कि व्यक्तिगत शिक्षण में, देखो यहाँ पर इंडिविजुअल टीचिंग की बात हो रही, तो आप रिलेट करिए थोड़ा सा IEP के बारे में, स्पेशल एजुकेशन में IEP के बारे में रिलेट करिए। तो क्यों आवश्यक है? व्यक्तिगत भेदों के कारण, वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के कारण, कि उपरोक्त सभी के कारण। बताइए जरा यहाँ पर सही जवाब क्या होना। प्रश्न बहुत सरल है, बहुत आसान है, और ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका। क्यों आपने IEP लिया? IEP सुमन सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुमन सर का सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुमन सर, आप यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं लगभग अभी आपका 99% शायद क्वेश्चन सही गए हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी को दिया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए को दिया है। व्यक्तिगत भेदों के कारण ये चीज़ें जो है व्यक्तिगत शिक्षण दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न ले लेते हैं, प्रतिभाशाली, साइकोलॉजी का क्वेश्चन, और ये प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों का निम्नलिखित सहायता दी जानी चाहिए। बताइए जरा कैसे सहायता देना चाहेंगे आप लोग, बताइए मुझे। प्रश्न आपके सामने है, विशिष्ट कक्षा को देकर, बिल्कुल देंगे भाई, विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए और विशेष बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, और विद्यालय में शिक्षा, प्रभावी निर्देशन यानी गाइडेंस होना चाहिए, इंडिविजुअल टीचिंग होनी चाहिए, सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही जवाब आया है आप सभी लोगों का, गुलाम सर और सुमन सर। तो यहाँ पर 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपने सही जवाब दिया है, विशिष्ट कक्षा, प्रभावी निर्देशन और वैयक्तिक। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अगर प्रैक्टिस भी करें ना, तो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं आप लोगों को, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक संडे क्लास रखूँगा और उसमें आप सबको ना लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों से। ठीक है, जो पूछा गया था DSSS में PRT को लेकर। ठीक है, वहाँ पर भी प्रश्न को लेकर ध्यान से बताऊँगा आप लोगों को। एक प्रश्न और लीजिए कि स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी देखो, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का ये प्रश्न है। ठीक है भाई, जरा मुझे बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बुद्धि को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है।
इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में बताया जा रहा है। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आप ये भी जानते हैं कि बुद्धि किसी समस्या के बिखरे भागों के आपस में जोड़ने की शक्ति मानी जाती है, ये भी पता है आपको। और फ्रांसिस गाल्टन भी बुद्धि में एक अहम भूमिका निभाया है इसने। तो उसने कहा है कि जो बुद्धि विभेद करने की और चयन करने की जो योग्यता होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता में ही, साफ शब्दों में बोल दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ये बात भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और बुद्धि कार्य करने की एक विधि मानी जाती है, एक प्रकार से एक मेथड माना जाता है कार्य करने की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बुद्धि के विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में परिभाषित किया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको परिभाषित किया है। जैसे अगर मैं उसके सिद्धांतों के बारे में जिक्र करूं तो आपने नाम सुना होगा जेपी गिलफोर्ड के बारे में। मैंने भाई लास्ट टाइम में जब टीजीटी वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था तो बताया था जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है, वो बताया उसने। त्रिविनिमय सूत्र बताया है, धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत बताया है, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत बताया है, बुद्धि को समायोजन करने की जो क्षमता है, जहाँ पर बुद्धि का सिद्धांत में हावर्ड गार्डनर का नाम आता है, उसने भाषीय बुद्धि को लेकर बात किया है, संगीत बुद्धि को लेकर बात किया है, गतिक बुद्धि को लेकर बात किया है, तार्किक बुद्धि की बात किया है, अस्थानिक बुद्धि की बात किया है, और अंतर वैयक्तिक बुद्धि के बारे में बात किया, जिसको आप कहते हो इंटर पर्सनल के बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ एक इंट्रा की बात करता है, अंतरा वैयक्तिक की बात करता है, प्राकृतिक बुद्धि की बात करता है, आध्यात्मिक बुद्धि की बात करता है, अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बारे में। प्रश्न आपके सामने ये है कि स्कूल में वातावरण के निम्नलिखित किसका बुद्धि पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो पाठ्यक्रम में पड़ेगा क्या, बताइए जरा। यहाँ पर पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए पाठ्योत्तर कार्यक्रम भी है, अनुशासन भी है। अनुशासन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पाठ्योत्तरम कार्यक्रम को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर डी तो गलत है ही है। तो स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से जो बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वो कैरिकुलम से पड़ता है, सिलेबस से पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और ले लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किस कारक का बौद्धिक विकास जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो यहाँ पर परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किस कारक का बौद्धिक विकास होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है? स्पेशल एजुकेशन का ये क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ से आप ध्यान से सुनिए, इसको मिक्स करके बनाया गया है एक प्रकार से अप्लाइड टाइप के। जरा आप ध्यान सुनिए कि बौद्धिक विकास पे कैसे प्रश्न यहाँ पर होने चाहिए। देखो, माता पिता का चरित्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से कारक, और वो कारक जो बौद्धिक विकास पर अधिक प्रभाव डालता है। तो माता पिता का चरित्र उस बच्चे पर प्रभाव डालेगा। देखो, प्रभाव तो डालता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि वातावरण को रिलेट करने के लिए आपको सबसे अच्छा कारक कौन सा माना जाएगा जो बौद्धिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो माता पिता और बालकों का जो संबंध होगा वो डालता है सबसे अच्छा। तो बताइए जरा, ऑप्शन ए से बेटर बी नहीं लग रहा है मुझे? तो मैं ए को काट दूंगा भाई, और काटना पड़ेगा आप लोगों को, हाँ काटना पड़ेगा। परस्पर संबंध भी, परस्पर संबंध का मतलब होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, तो गलत हो जाएगा ये। और पारिवारिक का आर्थिक स्तर तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सुमन सर बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सुमन सर ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर पीआरटी में, है ना। चलिए एक और प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार बतलाया है? व्यक्तित्व का प्रकार बताइए। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि बुद्धि के जो प्रकार हैं भाई, उस बुद्धि के प्रकार को एक मूर्त, एक अमूर्त, एक सामाजिक रूप में बताया गया है। आपको ये पता होगा अच्छे तरीके से और भली भांति तरीके से आप जानते भी होंगे इसके बारे में। और ये बात किसने कहा है जो बुद्धि के प्रकार बताया है? भाई थॉर्नडाइक ने बताया है ना, बुद्धि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, थॉर्नडाइक ने बताया है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है आपके सामने कि बुद्धि का प्रकार पूछा है। यहाँ पर पूछा है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार पूछा है। और वह व्यक्तित्व का प्रकार वही है जो आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, 90 से लेकर 110, 70 से लेकर 90 और 50 से लेकर 70 और 35 से लेकर 70 और 35 से लेकर 50, और उसके बाद आपने पढ़ा है 25 से लेकर 35 और उसके बाद आपने पढ़ा है 24 से नीचे। तो ये आपने जो क्लासिफिकेशन में आपको बताया हूँ ये टर्मन का है और यही है व्यक्तित्व का प्रकार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एक और देखिए। यहाँ पर प्रश्न अगर मैं बात करूँ 91 के बारे में, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए एक प्रकार से यहाँ पे प्रावधान देने की बात की है। प्रावधान का मतलब होता है एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो
जिसको छूट वगैरह की बात हो रही है ना। तो सबसे अच्छा जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए सुमन सर, मैं जानना चाहूँगा, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, हालांकि अगर मैं आपसे बात करूँ कि उन्हें मुख्य धारा में डालकर या मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये भी आपको लग रहा होगा सही। आपको समाकलन करना, समायोजित करना, इसके द्वारा भी यह भी आपको लग रहा है सही। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर उससे मुख्य धारा जोड़ रहे हैं तो उसे तो किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हो। समाज की अगर देखो प्रश्न होता कि निःशक्त बच्चों को समाज के प्रावधान के पॉइंट ऑफ व्यू से निम्नलिखित में से किस पर बात करेंगे, तो समाज का जो बात होगा वहाँ पर ये बात होगा सुमन सर कि मुख्य धारा में डालना, फिर वो समाज की मुख्य धारा हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी फिर सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर बात हुआ, अच्छा साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ कि और बच्चों के साथ और ग्रुप और समूह और समुदाय और व्यक्तियों के साथ सामंजस्य की बात होती तो वहाँ पे समाकलन हो जाता, आत्मीसातीकरण हो जाता। या यहाँ पर आपका जो मैंने आप लोगों को फ्रायड सॉरी जीन पियाजे का है ना वो आत्मसातीकरण और समायोजन समाकलन है ना जीन पियाजे का, तो वहाँ पर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान की शिक्षा के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दिया है आपने भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। भाई मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, जरा आप मुझे बताइए मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मानसिक मंदता की विशेषता, हाँ बोलिए। देखिए चलो मैं बता देता हूँ, देखिए आप समझिए मेरी बात को। हाँ यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा है कि आपको बताना है कि वह कौन सी ऐसी है विशेषता जो मानसिक मंद बच्चों की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न है आपके सामने। और ऐसे में मैं आपको बताऊं, आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं कि ऐसी विशेषताओं को पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना चाहिए। तो क्या यह एक प्रकार की विशेषताएं लग रही हैं आपको, बताइए जरा, यह एक प्रकार की विशेषता आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है ये विशेषता। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं में ना कर पाना, तो ये भी एक प्रकार की विशेषता। प्रश्न है नहीं, प्रश्न है नहीं, ध्यान रखिएगा। वातावरण में साथ अनुकूलन में कठिनाई, तो बिल्कुल लगा। और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, बहुत बारीक से पढ़ना होता है यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों को। तो मानसिक मंदता की जो विशेषता है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों को कमज़ोर होना, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यही नहीं है आपका। लेकिन देखिए संवेगात्मक के रूप में अस्थिरता हो रही है, असामाजिक तत्वों में मित्रता हो रही है, भावी भविष्य का अभाव देखने को मिल रहा है, असुरक्षा की भावना देखने को मिल रही है, समायोजन का निम्न स्तर देखने को मिल रहा है, सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित मिल रहा है। तो यह एक प्रकार से सभी के सभी जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, यह एक मानसिक मंदता की विशेषता के अंतर्गत आती है। प्रश्न ऐसे भी बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये स्पेशल एजुकेशन का एक क्वेश्चन था, ये ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही। हाँ अच्छा देखो, अंतः व्यक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए अंतः व्यक्तिक में अपने माता पिता से एक बच्चा का जो संबंध होगा वो क्या कमज़ोर एक प्रकार का रिप्रेजेंट दिखाता है कि ये मानसिक मंद। भाई किसी आप जैसे आपका हो सकता है कि आपकी फादर से, मान लीजिए आपके फादर से नहीं बनती है आपकी, तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जो कमज़ोर होना है वह एक प्रकार का क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अंतः संबंधों की बात कर रहा है यहाँ पर कि किसी न किसी चीज़ों को रिलेशन करते हुए बता रहा है कि क्या वह एक प्रकार से मानसिक मंदता का लक्षण है या विशेषता है, उसका बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाता है? अगर आपको विद्यार्थियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य बनाना है तो देखिए ये भी प्रश्न आपको मैं बता दूं
यह एक प्रकार का जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका स्पेशल एजुकेशन का है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि अधिक महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है, शैक्षिक जो सह शैक्षिक क्रियाएं हैं ये भी मानी जाएगी आपको। अभी आप समझिए, ये अप्लाइड प्रश्न है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी एक प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अगर उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए तो वो भी एक प्रकार से अच्छा रिप्रेजेंट हो सकता है, ये भी आपका सही माना जाएगा। रुचियों में भिन्नता, देखिए यहाँ पे रुचि में भिन्नता का मतलब एक प्रकार से हुआ कि ये व्यक्तिकरण की बात रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्यक्तिकरण का मतलब होता है इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहा है ना, व्यक्तिकरण में इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहा है। तो रुचि में सबकी अलग अलग रुचि होती है, तो रुचियों में विभिन्नता देखने को भी मिलती है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, ये प्रश्न है आपके सामने। तो इस प्रश्न का जवाब देखिए, आपको मैं बताऊं, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण को जो अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और सबसे अच्छा और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न ये भी है कि कमजोर वर्ग के बालक का मतलब क्या है, कमजोर वर्ग का बालक का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो, जिनकी वार्षिक आय कम है, बिल्कुल नहीं, ये देखो ये बिल्कुल नहीं कहा गया। कमजोर वर्ग के जो बालक हैं और ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम होगी वो कमजोर वर्ग के बालक कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा कमजोर वर्ग का, बात समझ रहे हैं नहीं आप। और यहाँ पर हाँ, ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, तो ये भी नहीं आपको रिप्रेजेंट करेगा कि यह भी एक प्रकार का कौन सा बालक है भाई, कमज़ोर वर्ग का बालक है, कमज़ोर वर्ग का बालक, ये भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए सी को कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों को जो बालक ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हों, तो ये भी नहीं कहेंगे कमज़ोर वर्ग के बालक। ऐसे अभिभावक के बालक को जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग के आते हैं वो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है न्यूनतम सीमा, उसके अगर वार्षिक आय की सीमा के नीचे अगर वर्ग है तो वह माना जाएगा आपका कमज़ोर वर्ग का बालक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। एक प्रश्न और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि निम्नलिखित में से पियाजे ने कहा है, साइकोलॉजी का प्रश्न आ गया ये, जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है, बताइए जरा कौन से निर्धारक तत्व नहीं है। अच्छा देखिए, आप जानते हैं संतुलीकरण होगा कि नहीं होगा, संतुलीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा। अनुभव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सामाजिक जो संचरण है, सामाजिक संचरण नहीं होगा, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। विशेष शिक्षा से प्रश्न, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जिसको संचरण मतलब एक प्रकार के संरचनाओं को रिलेट करने की गतिविधि, ठीक है, ढांचे को, ठीक है, संचरण, ठीक है। तो संचरण एक प्रकार के वहाँ पर जहाँ पर आप उसके स्ट्रक्चर की बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ आप उसके फैलाव का मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ गतिविधियों की, जैसे चलन प्रतिक्रियाओं की, चलन प्रतिक्रिया मतलब जो कंटिन्यूअस चल रही है लगातार वाले में, ठीक है, जिसको आप ट्रांसमिशंस कहते हैं, ट्रांसमिशंस कहते हैं। प्रश्न एक और है 96, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। देखिए, अधिकतम बच्चों की सम्मिलित करने के लिए कक्षा में चर्चा किया जाए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित किया जाए, उनको चर्चा किया जाए, गलत है ये, ठीक है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक के द्वारा निर्देश होना चाहिए। क्या यह सही लग रहा है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका व्यूहरचना माना जाएगा, गलत है। देखिए, यहाँ पे सहकारी अधिगम और पीयर ग्रुप ट्यूटरिंग, जिसको पीयर ग्रुप कहते हो आप लोग, ठीक है। पीयर ग्रुप का मतलब होता है अनुशिक्षण और सहकारी अधिगम का मतलब होता है सहपाठियों, तो ये सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी माना जाएगा सही यहाँ पर।
अधिगम नियोग्यता, देखो यहाँ पर प्रश्न आया है स्पेशल एजुकेशन से, का लक्षण कौन सा माना जाएगा? भागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है अधिगम नियोग्यता? नहीं कहा जाता भाई। क्या अशांत और ऊर्जावान विध्वंस होना, ये कहा जाएगा अधिगम नियोग्यता? ये भी नहीं होगा। अवधान संबंधी व्याधा, अगर बाधा आए या विकार आए तो ये कहोगे कि नहीं कहोगे? ये अधिगम से नियोग्यता है। ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा का अभाव गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी माना जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 98, निम्नलिखित अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत संसार के साधन, यह आपका एक ऑप्शन है, संसार का साधन। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होगा वो संसार के साधन होगा। क्या ये सही लग रहा है आपको? अच्छा जी, ठीक है, ये सही नहीं है तो काट देते हैं। दूसरा कह रहा है कि समन्वय समवयस्क समूह, तो क्या ये अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक माना जाएगा? दूसरा ऑप्शन समवयस्क समूह को भी, जिसको पीयर ग्रुप कहते हो आप लोग, अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं पीयर ग्रुप वाले, समूह वाले, जो सहपाठी लोग हैं वो अधिगम को डिस्टर्ब कर सकते हैं सीखने में। कैसे? अगर करेंगे तो कैसे? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। पीयर ग्रुप वाले क्या करेंगे डिस्टर्ब, उसमें बताइए। तो आपके सहपाठी के लोग हैं, अगर आपसे सहपाठी नहीं है आपका वो, अगर आपके वर्ष से नीचे का बच्चा आ गया तो हो सकता है डिस्टर्ब कर दे, या आपके वर्ष से ज़्यादा एज का बच्चा उस ग्रुप में आ जाए तो वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक, अध्यापक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अध्यापक क्या है यार, अध्यापक कहाँ पे भूमिका निभाई? किसी ने शायद जवाब दिया था अध्यापक, तो अध्यापक नहीं होना चाहिए भाई। अध्यापक कैसे करेगा आपका कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? अध्यापक क्या प्रभावित करेगा? व्यक्तिगत प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, अध्यापक नहीं होगा। इससे अच्छा तो परिपक्वता और आयु हो सकती है, मैच्योरिटी और आयु उसको प्रभावित कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों से शैशवावस्था के बारे में बात कर चुका हूँ। मनोविज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है क्या? अनुकरण, सहयोग, आश्रितता और इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन इसका सही मानोगे आप? भाई सभी मानोगे। अनुकरण भी पाया जाता है, सहयोग भी पाया जाता है, आश्रितता भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा किया था, आप लोगों से अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बारे में बताया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या सीमित है, क्या असीमित है, कि व्यापक है, कि संकुचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा रहा हूँ, आज पूछा जा सकता है एग्जाम में। सीमित है, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का अंग कौन कौन से माने जाएंगे? बताइए जरा। कि शिक्षण के उद्देश्य माने जाएंगे, बिल्कुल सही माना जाएगा, ये तो सही लग रहा है। और शिक्षण का सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव भी माना जाएगा, ये भी सही है। सही, दोनों सही कैसे हो सकते भाई? अच्छा, सभी यहाँ पे सभी सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शिक्षण का उद्देश्य भी सही है, शिक्षण की सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव भी शामिल है, शिक्षण का मूल्यांकन भी सही है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि बालक के निजी व्यवहार का अगर आकलन करने के में कौन सी विधिक सहायक होती है? विधिक सहायक होती है, बताइए जरा कौन सी विधिक सहायक होगी? तो देखिए यहाँ पर नियंत्रण निरीक्षण विधि सबसे पहला ही विधि, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कि बालक के निजी व्यवहार का अगर अंकन की बात हो रही है, आकलन की बात होगी, तो उसमें विधि के रूप में अगर सहायक है तो नियंत्रण निरीक्षण विधि है, यह सबसे अच्छा माना जाएगा। मनोगत की विधि नहीं आएगी, चिकित्सा में नहीं आएगी, और आत्मनिष्ठ आकलन विधि भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक प्रश्न और लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि किस विधि में उद्दीपक या उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि में किया जाता है ऐसी प्रतिक्रिया क्या? बताइए, बिल्कुल नहीं। या एक मनोभौतिक विधि में किया जाता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को, अच्छे प्रश्न है ये सारे के सारे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि नियंत्रण निरीक्षण विधि जो होती है वो निजी व्यवहार को आकलन करती है, तो वहीं मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से जो होने वाला संबंध है वह आपका मनोभौतिक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? मनोभौतिक विधि कहलाती है। स्वयं आकलन, जिसमें आप स्वयं का आकलन करते हैं, आत्मनिष्ठ विधि। प्रयोगात्मक, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस विधि को कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा आप। साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता विधि आती है। साक्षात्कार में एक प्रश्न और, 1904, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है? मैंने कल बताया था
कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, और सरसों जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। ज़रा मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैंने बोल चुका हूँ आप सबको, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का जो विकास हो जाता है बाल्यावस्था में 90% हो जाता है, याद रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को याद रखा करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, और ये प्रश्न पूछा है कहाँ से, साइकोलॉजी से। कह रहा है कि बालक का आनंददायक सरल कहानियों और नैतिक विकास, नैतिकता की बात आ गई। लॉरेंस कोहलबर्ग कहीं पर है, ऑप्शन में नहीं है, छोड़ो। अच्छा, नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? नैतिक शिक्षा जो है प्रदान करनी चाहिए, तो यह कथन किसका माना जाएगा? तो कोले सैनिक का नाम मानता है। कोले सैनिक ने नैतिक शिक्षा प्रदान करने के बाद, नैतिक विकास की बात लॉरेंस कोहलबर्ग का है, नैतिक मांग कोनोफ्का का है, और नैतिक शिक्षा जो है वो केनेसिक का नाम है, कोलेसिक का। नैतिक मांग कोनोफ्का, नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक शिक्षा कोलेसेनिक। याद हो गया? 3 बातें ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात कर लेते हैं, संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? बताइए, शिशु अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? तीव्र, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर किशोरावस्था में जो होता है संवेगात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा इस प्रश्न का। बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का फार्मूला जरा मुझे बताइए, क्या होना चाहिए फार्मूला? यहाँ पर बी, अच्छा, ए तो गलत हो जाएगा, बी सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए गलत है, बी सही माना जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल है, टर्मन के द्वारा दिया गया है ये सूत्र। सबसे पहले जो दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, तो उसमें 100 नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108, प्रतिभाशाली बालक होते हैं कौन? जन्मजात से होते हैं कि बाद में होते हैं कि अनुवांशिक होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए जरा कौन सा माना जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? जन्मजात होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना वो जन्मजात होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह कथन किस चिंतक के द्वारा शिक्षा दर्शन में व्यक्त किया गया है? कि शिक्षा उन चीज़ों को समाहित करती है, शिक्षा उन सन्निहित पूर्णता को प्रकाश डालती है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। और ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने इसके बारे में किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस मिशन का बारे में बताया है ना? परमहंस मिशन, हाँ संस्था थी, इसके बारे में इन्होंने दिया है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा केंद्र को क्या कहते हैं? वैदिक काल में शिक्षा केंद्र को क्या बोलते थे हम लोग? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है भाई, गुरुकुल बोला जाता था, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीता के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षार्थियों के निम्नलिखित अनुकूल बनाती है। स्वधर्म, स्वभाव, ए और बी, कौन सा सही होगा बताइए? सी होगा, स्वधर्म भी बनाता है, स्वभाव बनाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यथार्थवादी दृष्टि से अनुशासन व्यक्ति को, यथार्थवादी दृष्टि से अनुशासन विद्यार्थी को, ऑप्शन ए, यथार्थ जगत से समायोजित करना, बंधनों से मुक्त करना, आदर्श की ओर प्रेरित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब होना चाहिए? यथार्थ जगत को समायोजित करना ही यथार्थवादी दृष्टि से अनुशासन करता है। यथार्थ जगत को समायोजित करने की कथन किसको कहते हैं? यथार्थवादी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आप लोगों से आदर्शवाद या यथार्थवाद या प्राकृतिकवाद से पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। एक प्रश्न और बात करूँ मैं, शिक्षा दर्शन में प्राकृतिकवाद किसकी देन है? प्राकृतिकवाद किसकी देन है बताइए जरा। ओके, और भी कोई? अच्छा, कॉमेनियस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा दर्शन में प्राकृतिकवाद को लेकर, प्राकृतिकवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? प्राकृतिकवाद में जो शिक्षा दर्शन है वहाँ पर शिक्षक की योगदान क्या होती है? निर्देशक की होती है कि अनुशासन की होती है कि नेता की होती है कि मालिक की होती है? किस रूप में होती है जरा बताइए मुझे। मालिक रूप में होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
में खेल प्रणाली किसका आविष्कार करता है? शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार करता है? यथार्थवाद का, कि आदर्शवाद का, प्राकृतिकवाद का, कि प्रयोजनवाद का? बताइए, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार करती है? शिक्षा में आपको बताओ, प्रकृतिवाद जो होता है वह प्रणाली आविष्कार करती है, प्रकृतिवाद का शिक्षा में लेकर, खेल को लेकर। ठीक है, तो शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? प्राकृतिकवाद है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए। समुदाय में प्रचलित व्यवसाय व उद्योग से बालक क्या सीखते हैं? व्यापार करना सीखते हैं, कारखानों में काम करना सीखते हैं, कि खेतों में कृषि और कि व्यवसाय कार्य करते हैं? समुदाय में जो प्रचलित व्यवसाय है उसके उद्योग से बालक जो सीखता है वह है आपका व्यवसाय कार्य। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है कि बच्चों का सामाजिकरण तब होता है जब वह समाज के व्यवहार प्रतिमान को स्वीकार कर ले या उससे समायोजित कर ले, या दोनों? बताइए क्या होगा यहाँ पर जब सामाजिकरण, बच्चे का जब सामाजिकरण होता है तब वहाँ पर व्यवहार प्रतिमानों को क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर बात करो, स्वीकार भी करेगा, समायोजित कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा यहाँ पर। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का कार्य कौन सा है? बालक के सामाजिकरण के हेतु शिक्षा का कार्य कौन सा माना जाएगा? जरा आप मुझे बताइए। क्या आपका शिक्षा में अभिभावक सहयोग विकसित करना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट, शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बालक में सामाजिकरण का जो शिक्षा में कार्य होगा, ये शिक्षक अभिभावक के सहयोग को विकसित करना होगा और संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना होगा। तकनीकी और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का अवगत कराना गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। एक प्रश्न और ले लीजिए। शिक्षा के व्यक्तिक और जो सामाजिक उद्देश्य हैं में से कौन सा वांछनीय माना जाएगा? बताइए जरा। शिक्षा में व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में से कौन सा वांछनीय माना जाएगा? बताइए जरा आप लोग। प्रतिद्वंद्विता भी माना जाएगा, प्रतियोगिता भी माना जाएगा, समन्वय भी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा यहाँ पर। सुमन सर, वांछनीय का मतलब साखरी, सकारात्मक। वांछनीय का मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर तो समन्वय, तीनों आ जाएंगे। ये लास्ट प्रश्न ले लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 और 2002 में स्टार्ट किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक शालाओं का नामांकन करना था। क्या था इसका उद्देश्य? बताइए। कि नगरीय क्षेत्र में, अगर मैं बात करूँ नगरीय क्षेत्र में सार्वभौमिक प्राथमिकता की शिक्षा देने की बात थी। और अगर मैं आपसे बात करूँ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक वाला सही माना जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, सार्वभौमिक। शाला का नामांकन नहीं, यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज ये थे आप लोगों का DSSB में जो 31-21 का एडमिट कार्ड आ चुका है, उसके संबंध में कुछ प्रैक्टिस थे और मैं कल फिर प्रैक्टिस लूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी प्रश्न पर। हाँ, चलो अच्छा ठीक है, आप लोगों का डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, तो DSSB का तो उसी से, हाँ तो कोई नहीं, तो अब एग्ज़ाम तो आ ही चुका है, समझ लीजिए आप लोगों का 10 अक्टूबर को है कि 7 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, सॉरी 17 अक्टूबर को है ना एग्ज़ाम। 17 अक्टूबर को। तो इसलिए स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें और थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करें क्वेश्चनों के आधार पर भी। ठीक है ना।